ब्रेन के नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन के अंदर सीएनएस को हमने फोकस करना है, जिसमें हमने ब्रेन को पढ़ना था। ब्रेन के हवाले से इंट्रोडक्शन में कुछ बातें हमने पढ़ी थी कि ब्रेन हमारा हाईली कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, कॉम्प्लेक्स एरिया है, और खास करके जो है वो सीएनएस का एक पार्ट है जो स्कल में और मैनेजेस में प्लस में सेरिब्रोस्पाइनल के जरिए जो है वो प्रोटेक्ट होता है। 1.4 केजी वेट रखता है, 75 टू 90% वाटर के ऊपर कंसिस्ट करता है, और तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन तक जो है वो इंटर न्यूरॉन क्या बना होता है। इस हवाले से इस ब्रेन को स्ट्रक्चरली फंक्शनली देखा जाए तो इनको तीन बड़े एरियाज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है फोर ब्रेन, दूसरा पार्ट है मिड ब्रेन, तीसरा पार्ट है हाइड ब्रेन। हमने फोर ब्रेन को स्ट्रक्चरली फंक्शनली पढ़ लिया है, जिसमें टेलिनसेफलान और डायनसेफलान पढ़ा था। तो डायनसेफलान जो है उसके अंदर क्या होता है, टेलिनसेफलान तो क्लियर हो गया। डायनसेफलान जो पोर्शन है उस सेकंड जिसको हम पोर्शन कहते हैं फोर ब्रेन का, उसमें दो पार्ट है, थैलेमस है और लिम्बिक सिस्टम है। थैलेमस को हमने क्लियर किया हुआ था, लिम्बिक सिस्टम में तीन पार्ट्स आते हैं वो हमने पढ़े हैं, सही है। तो यहाँ पे ये दो पार्ट थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम, जिसमें थैलेमस को हमने पढ़ा हुआ था। वैसे तो सिंपल अगर बात करें कि थैलेमस क्या होता है, थैलेमस डायनसेफलान का वो पोर्शन है जो खास करके गेट कीपर का काम करता है फोर ब्रेन के। इसके अंदर जो भी इंपल्सेस आती हैं वो पहले इससे आकर जाती है पूरे बाकी फोर ब्रेन के पार्ट्स में, जिनके फ्रंटल लोब में या ऑक्सीपिटल लोब में जो जो एरिया होते हैं, जिन एरियाज को जाना होता है वहां पे इसका मैसेजेस यहां से होकर जाते हैं। तो ये क्या करता है, रेगुलेट करता है इस हवाले से कि मैसेजेस को की रश ना हो, जो भी इंपल्सेस आ रही हैं उनको अपने अपने एप्रोप्रिएट एरिया पे भेजा जाए। तो ये काम करता है इसका मेन। उसके अलावा कुछ कंट्रोलिंग काम करता है, खास करके ये हमारी बॉडी के अंदर प्लेयर एंड पेन को कंट्रोल भी करता है, इस हवाले से भी काम करता है। तो इनकमिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द सेंसेस इज सॉर्टेड आउट। जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो इनकमिंग डेटा होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उसको ये सॉर्ट आउट करता है, अलग अलग करता है कि किसको किस तरफ भेजना है in the thalamus and sent on to the appropriate higher brain center। इससे जो आगे वाला ब्रेन है हायर ब्रेन, जिसमें हमने टेलिनसेफलान पढ़ा, उसकी तरफ जो है वो एप्रोप्रिएट एरिया की तरफ जो है उसको भेजता है फॉर फर्दर इंटरप्रेट, ताकि उसको ज्यादा और डिटेल में समझा जाए, पढ़ा जाए, उसका प्रोग्राम किया जाए, उसको जवाब बनाया जाए, तो वो वहां पे भेजता है। इसी तरीके का ये मोस्ट इंपोर्टेंट काम करता है। दूसरा, ये इसका थैलेमस के साथ लिम्बिक सिस्टम कनेक्ट होता है। थैलेमस के साथ जो लिम्बिक सिस्टम कनेक्ट होता है, इसका कॉन्सेप्ट तो ये है कि लिम्ब बनाता है, लिम्ब्स बनाता है, लिम्ब्स ऑफ थैलेमस कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम। अब ये दो तरफ से होता है, एक तरफ, दूसरी तरफ और सेंट्रल। तो इनको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसके तीन पार्ट में से सबसे पहला पार्ट है हाइपोथैलेमस, और उसके बाद बाकी पार्ट नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो हाइपोथैलेमस जो है, इट इंक्लूड हाइपोथैलेमस एक पार्ट, दूसरा है अमाइगडाला, तीसरा है हिप्पोकैम्पस। ये तीन पार्ट में से सबसे पहले हाइपोथैलेमस इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, कंटेन मेनी डिफरेंट क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स। सम ऑफ दीज आर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, रिलीज हार्मोन्स through its hormone production and neural conduction. The hypothalamus acts as a major coordinating center, controlling body temperature, hunger, thirst, water balance, and menstruation cycles, and the autonomic nervous system. In addition, stimulation of a specific area of the hypothalamus elicit emotions such as rage, fear, pleasure, sexual arousal। मैकेनिज्म के हिसाब से कहा जाए तो वैसे तो काम इसके अंदर बहुत ज्यादा यानी कि कंट्रोल हो रहे हैं। अगर हम हाइपोथैलेमस को कहें तो ये ब्रेन का वो पोर्शन है जो हमारे इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज के साथ रेगुलेट होता है। हाइपोथैलेमस इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारी बॉडी का।
सबसे पहले इसको अगर देखा जाए तो इसमें दो तरीके के सेटअप रखे होते हैं। एक केमिकल कोऑर्डिनेशन का सेटअप होता है, इसमें एक नर्वस कोऑर्डिनेशन का सेटअप होता है। तो इसमें इंपल्सेस जो आती हैं या प्रोग्रामिंग जो होता है वो दो तरीकों से होकर रेगुलेट होता है। इसके अंदर कुछ ऐसे भी सेल हैं जो न्यूरो सीक्रेटरी सेल कहलाते हैं। न्यूरो सीक्रेटरी सेल का स्पेशलिटी ये है कि वो हार्मोन सीक्रेटिंग होते हैं, हार्मोन सीक्रेट करते हैं। हालांकि न्यूरॉन का काम हार्मोन नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करना होता है, लेकिन इसमें जो एरिया में जो सेल आते हैं वो हार्मोन भी रिलीज करते हैं। तो स्पेशल एक कैटेगरी इसके अंदर ये है कि वो न्यूरो सीक्रेटरी सेल की कैटेगरी कहलाती है, जो हार्मोन रिलीज करके हमारे केमिकल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करवाता है। यानी कि इसके असिस्टेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस का नीचे है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो पिट्यूटरी ग्लैंड असिस्टेंट होता है इस हाइपोथैलेमस का, जो ये कहता है वो करता है। तो इसी तरीके से यानी कि अब वो हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन में, वहां पे क्लियर करेंगे। हाइपोथैलेमस का ये पोर्शन हम वहां पे क्लियर करेंगे कि वो एज अ न्यूरो सेक्रेटरी क्या काम करता है। लेकिन यहाँ पे हमने न्यूरल जो है वो इसका एक कंडक्शन देखना है, न्यूरल कंट्रोल देखना है, नर्वस कंट्रोल देखना है। तो उस हिसाब से ये कहता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हाइपोथैलेमस हमारे अंदर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, कोऑर्डिनेशन करने वाला काम करता है। और कोऑर्डिनेशन में खास करके हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी कहा जाता है। हंगर, भूख लगना, उसको कंट्रोल करता है। थर्स्ट, प्यास लगती है, उसको कंट्रोल करता है। वाटर बैलेंस, ऑस्मोरेगुलेशन जिसे हम कह सकते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन में रोल अदा करता है। मेल के अलावा फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट काम है हमारे बॉडी के। टेम्परेचर को मेंटेन करना, प्यास भूख को देखना, उसके अलावा हमारे वाटर सॉल्यूट कंसंट्रेशन चेकना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक ही प्रोडक्शन मेंसेस का साइकिल उनको रेगुलेट करना, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। और इसी तरीके से ये सारे काम ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी तरीके से कंट्रोल करता है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। इनवॉलंटरी एक्टिविटीज जो भी है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम उनको भी देखता है कौन, हाइपोथैलेमस। और इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर ये कुछ कंडीशन को स्टिमुलेशन के दौरान कंट्रोल करता है। इन एडिशन, इसके अलावा इसका और काम भी है। एडिशन में हाइपोथैलेमस एलिसिट इमोशंस सच एज रेग, फियर, फेलियर एंड सेक्सुअल अराउजल, इनको भी जो है वो स्टिमुलेट करता है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्टिमुलेटेड होते हैं, यानी कि ये इनहांस करता है, ये कंट्रोल नहीं करता, स्टिमुलेट करता है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो रेज मतलब गुस्सा वगैरह, इनको कंट्रोल करता है, गुस्से को कंट्रोल। डर को, फेयर मतलब डर जो होता है उसको भी कंट्रोल करता है। और इसके अलावा प्लेयर, खुशी को यहाँ पे हम देख सकते हैं। प्लेयर मतलब यहाँ पे खुशी को, गमी को जो है वो हम कह सकते हैं। प्लेयर एंड पेन कहते हैं, खुशी और गमी को प्लेयर एंड पेन कहते हैं। उसकी स्टिमुलेट यह होती है। सेक्सुअल अराउजल, फीमेल के अंदर स्टिमुलेट, मेल के अंदर स्टिमुलेट, खास करके सेक्सुअल अराउजल यानी कि सेक्सुअली एनहांस करता है, स्टिमुलेट करता है, वो भी ये एरिया होता है हाइपोथैलेमस। इसके अलावा कंट्रोल कौन करता है सेक्सुअल अराउजल को, अमाइगडाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुस्से को कंट्रोल कौन करता है, अमाइगडाला। यानी कि ये सारी चीजें जो आपने अभी पढ़ी, ये पीछे वाले टॉपिक में ये जो टॉपिक पढ़ी, रेज, फियर, प्लेयर, सेक्सुअल अराउजल, ये वैसे स्टिमुलेंट यहां से होती हैं। कंट्रोल कौन करता है, अमाइगडाला। अमाइगडाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन का। तो इसी तरीके से अमाइगडाला इज बिलीव्ड टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट बिहेवियर। एक खास हमारी बॉडी का जो बिहेवियर है उसको डेवलप करता है। और इसका मैकेनिज्म ये है कि ये हमारे अंदर कंट्रोल में होना जरूरी, ये हमें इंसान बनाता है। हैवान बनाते हुए भी यही रोल अदा करता है। अगर इंसान से हैवान बन जाता है बंदा तो इस वजह से, अमाइगडाला की वजह से। ये रेस्पॉन्सिबल है हमारे अंदर प्रोडक्शन, खास करके एप्रोप्रिएट बिहेवियर को जो है वो डेवलप करता है। बिहेवियर्स हमारे ये हैं कि गुस्से में होते हैं तो ये हमारा बिहेवियर है।
डर रहे हैं तो ये हमारा बिहेवियर है। क्यों डर रहे हैं? और अगर हम कंट्री के हिसाब से देखते हैं तो खास करके हुबुल वतनी जिसे हम कहते हैं, वतन से मोहब्बत, उसके लिए हम जान भी दे देते हैं। घर वालों के लिए जान दे देते हैं, बच्चों के लिए भी जान दे देते हैं। कोई भी जो है वो गम उठाने के लिए तैयार होते हैं, कोई मसला नहीं है, घर वालों के कोई नुकसान ना हो। आपके पेरेंट्स आपके लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर अमाइगडाला डेवलप्ड है। क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर खास करके कंट्रोल करता है हमारे बिहेवियर्स को, और रिस्पांस देता है एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के सजेशंस। क्या एनवायरमेंट की स्टिमुलस क्या आपको ट्रिगर कर रही है, किस तरीके से ट्रिगर कर रही है, क्या चाहते हैं वो हमसे। घर में कौन गुस्सा दिलाता है, कौन जो है वो आपकी हेल्प करता है, कौन आपका साथ देता है, ये सारा हमारा एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है। हमारा माहौल क्या कहता है हमें। अगर आपको माहौल ऐसा मिलता है जो आपको ट्रिगर करता है, इंटीग्रेट करता है, जिससे आपका जो है वो गुस्सा डेवलप होता है, तो उससे आपके बिहेवियर चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल कंडीशन। तो दे कंट्रोल फीलिंग्स, ये हमारी फीलिंग को कंट्रोल करता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट काम है फीलिंग को कंट्रोल करना। अभी बैठे बैठे कोई सोच रहा है कि मैं पंखे से लटक जाऊं, तो ये एक फील है। अब इस फीलिंग को कंट्रोल कौन कर रहा है? हाँ, अभी आपका मूड मैं जा रहा हूं, वापस जाऊंगी, घर जाऊंगे, तो ये आपका गुस्से में बैठे बैठे कोई गाना गा ले, तो ये भी आपकी फील है ना। फील का हिसाब कोई नहीं है, तो इसको कंट्रोल कौन रखे हुए है? अमाइगडाला। और अमाइगडाला को आपको लगाम देना है, पकड़ के रखना है, क्योंकि इसको अगर आपने थोड़ा सा ढील दिया ना तो ये बिखर जाता है, और बिखर जाता है फिर पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर फीलिंग को जो है वो कंट्रोल करता है, जिसमें हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। क्या बात है, इमोशंस। इमोशंस हमारी बॉडी के ऊपर डेवलप होते हैं, जिससे हम एक्सप्रेशन करते हैं, एक्सप्रेशंस करते हैं अपने इमोशंस का, और इसी तरीके से वो सारा कुछ यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है। और इसमें खास करके फियर है, हेट रेज है, सेक्सुअल अरोयल है, इस हवाले से भी स्टिमुलेट करता है, यानी कि कंट्रोल करता है ब्रेन, खास करके हमारे। जैसे कि फियर का होना, फियर का मतलब ये कई तरीके का फियर होता है, मैकेनिज्म में कई तरीके का। एक मरने का फियर होता है, डर ये होता है कि मर ना जाए, हाथ इसीलिए नहीं लगाते बटन को स्टार्ट, इसीलिए नहीं करते कि करंट ना लग जाए, ये फियर है। एक ऐसे बैठे बैठे गमगीन होना, इस तरीके से बच्चों के बारे में, घर वालों के बारे में सोचना, ये फियर है। गाड़ी में बैठते हुए ये सोचना कि गाड़ी कहीं लग जाए तो, अब बैठा ही नहीं है गाड़ी में, लग जाए तो। सीढ़ी पे चढ़ते हुए भी डर लगता है, यहाँ पे कमरे में बैठे हैं तो भी ये डर है कहीं पंखा गिर न जाए। तो वो जो जिसको ये डर है कि पंखा गिर न जाए, वो बायोलॉजी पढ़ेगा भी नहीं पढ़ेगा, उसको डर है। इस डर को कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कौन? हमारे डाला। और इसीलिए हेटर रेज, हेटर रेज का मतलब है नफरतें, गुस्सा। नफरतों के साथ गुस्सा होता है, सीधी बात है, नफरत जिससे होती है गुस्सा होता है उसके, हेटर रेज। अब इसी तरीके से नफरतें पैदा होना, इस तरीके से क्रिएट करना, ये उसको कंट्रोल करना, इसको रेगुलेट कर लेंगे तो आप जिंदगी जी लेंगे। क्योंकि अगर ये वाला पोर्शन आपने कंट्रोल कर लिया और इसको जज कर लिया, इसको किसी तरीके से बेवकूफ बना लिया आपने, क्योंकि इसको बेवकूफ हम वॉलंटरी कर सकते हैं, वॉलंटरी इसका रोल है। वैसे तो ये हमारी इन चीजों को कंट्रोल करता है, लेकिन एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रेगुलेट करना ब्रेन का वॉलंटरी एक्टिविटी होता है। और इस वॉलंटरी में आपको थोड़ा सा जज करना होगा, इसको रीड करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, स्टडी करना होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के अंदर ये चीज होना जरूरी है, क्योंकि वो अपने अमाइगडाला को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ऊपर हावी हो सकते हैं, क्योंकि ये इतना मैकेनिज्म के हवाले से। और सेक्सुअल अरोयल के अंदर ये बहुत ही खतरनाक लेवल क्रिएट कर सकता है इंसान के अंदर। अगर ये कंट्रोल में नहीं है तो ये खतरनाक लेवल पे जो है वो चला जा सकता है। और सराउंडिंग में अगर हम कहते हैं तो सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इतना स्टिमुलेट करता है जिससे वो कंट्रोल नहीं हो पाता।
और इस हवाले से इसके एक्टिविटी अगर हम सोसाइटी के लेवल से देखा जाए तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो है वो टॉपिक है हमारा, सेक्सुअल और रियल के हिसाब से देखा जाए तो इसमें बहुत ही ध्यान तलब देखनी जाती है और अमाइगडाला खास करके कंट्रोल सिस्टम में ले आता है, वरना ये खतरनाक लेवल क्रिएट करता है तो जानवर बन जाता है इंसान। ये कंडीशन है अमाइगडाला की। उसके बाद है तीसरा पार्ट कौन सा, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस भी पढ़ते हैं। हिप्पोकैम्पस नेचुरल नेम फ्रॉम इट्स शेप, इसका नाम जो है वो इसके शेप के हिसाब से दिया गया है। इट रिजेंबल दैट सी हॉर्स, इसकी जो शक्ल है वो सी हॉर्स जैसी है। सी हॉर्स क्या है, एक समुद्री जानदार है, घोड़ा है समुद्र का, छोटा सा है उंगली जितना, सी हॉर्स कहते हैं उसको। उसकी मैकेनिज्म के हिसाब से उसकी शेप हम देखेंगे उसी की तरह शेप होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस उसके नाम से। इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, और ये खास करके हमारी बॉडी के अंदर ऐसा एरिया है, ऐसा कंपार्टमेंट है जहां पे हमारी बॉडी के अंदर खास करके मेमोरी रहती है, और वो भी वो जो लंबे अरसे तक चले। लॉन्ग टर्म मेमोरी हम उसे कहते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर काफी देर तक जो है मेमोरी रहे। जैसे कि 4 दिन पहले आपने क्या कहा था वो याद नहीं है, क्या एक्टिविटी की थी कुछ याद नहीं है, लेकिन जो कुछ एक्टिविटीज आपको याद है जैसे कि बायो पूरी याद है आपको, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है। सही है। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी लैंग्वेजेस, आपके घर वालों के नाम वगैरह, एड्रेस, घर की एड्रेस वगैरह ये याद है, तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। ऐसी मेमोरी जो आपको याद रहे, काफी देर तक आपके अंदर क्लिक होती रहे, उसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। और ये खास करके लॉन्ग टर्म मेमोरी को बनाना है ना तो रिपीटेशन जरूरी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी को बेहतर करना है ना तो चीजों को रिपीट किया जाता है, बार बार उन चीजों को दोहराया जाता है, जितना दोहराएंगे उतना वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें जाएंगी। किसी भी चीज को अगर आपको ज्यादा देर तक टिकाना है अपने बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर, या तो उसमें आपकी बॉडी के अंदर खास करके उसको रिपीटेड करना होगा। आपको उस चीज के साथ आप बार बार कनेक्ट हो या उस चीज के साथ बार बार आप रिपीटेशन करें तो वो आपके अंदर लॉन्ग टर्म हो जाती है। तो इसीलिए आपको बायोलॉजी पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है या क्लासेस दी जाती है, उसमें हम रिपीट कर रहे हैं, वापस चीजें वो दोहरा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपके अंदर मेमोराइज हो। क्लियर है। लॉन्ग टर्म मेमोरी, और इस तरीके से इसके अंदर जो है वो बेहतर डेवलपमेंट लर्निंग का भी होता है, यानी कि सीखने की अमल के भी कैपेबिलिटी होती है। वैसे तो ये कॉर्टेक्स रीजन का होता है काम, सेरिब्रम का होता है, लेकिन यहाँ पे लर्निंग का कंपार्टमेंट रोल अदा कर सकता है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो आपने पढ़ा है कि कहाँ होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड प्रोसीजरल मेमोरी टाइप्स, यानी कि रिमेंबर ऑफ हाउ टू डू मोटर एक्ट्स लाइक वॉकिंग ऑन द अदर हैंड आर नॉट मीडिएटेड बाय द हिप्पोकैम्पस, ये मीडिएटेड नहीं करते हैं हिप्पोकैम्पस। जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज है ना वो इसके अंदर नहीं होती। जैसे कि चलना एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है जिसमें हमारे ब्रेन के अंदर मोटर न्यूरॉन, सेंसरी मोटर न्यूरॉन को कंट्रोल करता है, ये एक मेमोरी है, चल सकते हैं। कैसे चलेंगे, अब कैसे चलेंगे ये एक मैकेनिज्म है चलने का, ये भी एक मेमोरी है, लेकिन ये वाली मेमोरी आपके इस लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं होती। ये आपके सेरिब्रम वाले एरिया में होती है जहां से हमारा वो वॉलंटरी कंट्रोल होता है ना, वहां पे होती है। और उसके अलावा कार्टेक्स एंड सेरिब्रम are basically responsible for managing them। अब ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है खास करके ये हमारे वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, तो ये वाला सेरिब्लम हमारे बैलेंस, सेरिब्लम पोजीशन को मैनेज करता है, ये भी एक मेमोरी है, और इसी तरीके से वो सेरिब्लम के पास कंट्रोल होती है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो कंपार्टमेंट है वो कॉर्टेक्स है। ये दोनों मिलके इसकी कंडीशन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं, हिप्पोकैम्पस वाली मेमोरी को मैनेज करते हैं। सिंपल तरीके से अगर हम पढ़ें तो ये बाकी पार्ट्स, मिड ब्रेन पढ़ने वाले वो कौन सा है, मिड ब्रेन। फोर ब्रेन समझ में आया आपको।
चलो अब मिड ब्रेन के हवाले से बात करें तो मिड ब्रेन वैसे तो हमारे ब्रेन का 5% ईयर करता है, मतलब छोटा सा हिस्सा है मिड ब्रेन। लेकिन इसका काम ये है कि वैसे तो इसको हम कहते हैं गेट कीपर ऑफ होल ब्रेन। मिड ब्रेन को अगर हम कहें तो ये हमारे होल ब्रेन का गेट कीपर है, और इसके साथ रेटिकुलर फॉर्मेशन भी कनेक्ट होती है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर मैसेज कौन से जाने चाहिए कौन से नहीं जाने चाहिए, जिसको हम कहते हैं इग्नोर और रियलाइज। मैसेजेस जो हम कहते हैं इग्नोर करते हैं या रियलाइज करते हैं वो रेटिकुलर फॉर्मेशन में करते हैं, और रेटिकुलर फॉर्मेशन को वो मिड ब्रेन का पार्ट कहा जाता है। समटाइम कुछ के अंदर अलग पड़ा जाता है कि ये पार्ट नहीं है इसका, ये एनाटॉमिकली एक अदर पार्ट है। तो समटाइम आपके बुक में भी जिसका पार्ट बताया गया है मिड ब्रेन का। और इसके अलावा मिड ब्रेन जो है वो एक कनेक्ट होता है खास करके हमारे सेंसरी जो एरियाज है उनके साथ, खास करके हमारे आंखों के साथ, नोज के साथ, कान के साथ, स्पाइनल कार्ड के साथ। जहां से मैसेज आते हैं ना उनका सारा गेट कीपर जो है वो मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन के बाद कुछ चीजें हाइड ब्रेन में जाती हैं, कुछ फोर ब्रेन में जाती हैं, और अगर फोर ब्रेन में जाती है तो वो ज्यादा जाती है, तो उसके लिए एक और गेट कीपर बनाया हुआ है हमने, थैलेमस। सही है। तो इस हवाले से ये हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि मिड ब्रेन इज एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड इन ह्यूमन। मिड ब्रेन की साइज जो है वो ह्यूमन के अंदर खास करके, बाकी कुछ एनिमल्स के अंदर हमसे बड़ी होती है, लेकिन मिड ब्रेन इंसान के अंदर एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड 5% बच गया, एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड पोर्शन होता है ह्यूमन का, बट एन इंपॉर्टेंट रिले सेंटर। रिले सेंटर, रिले मतलब ट्रांसफरिंग सेंटर, ट्रांसफर करने वाला सेंटर। ये इतना इंपॉर्टेंट क्योंकि मैसेज इसको ट्रांसफर करता है, रिले करता है, इंपल्स इसको आगे भेजता है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है रिले सेंटर ऑफ मिड ब्रेन। रिले सेंटर मिड ब्रेन कंटेन रेटिकुलर फॉर्मेशन। इसके अंदर आपको रेटिकुलर फॉर्मेशन मिलता है। देखो आप अगर स्टडी करेंगे ना, पढ़ेंगे कुछ बुक को, रेफरेंसेस को पढ़ेंगे, या आप अगर फेडरल को पढ़ेंगे या पुराने बुक को पढ़ेंगे, तो उसमें ये रेटिकुलर फॉर्मेशन एक अलग पार्ट है, मतलब अलग पढ़ा गया है। लेकिन अगर आप इस नए बुक को पढ़ते हैं तो इसमें आपको इसका पार्ट बताया गया, तो आप इस हिसाब से पढ़ेंगे। रेटिकुलर फॉर्मेशन इसके अंदर होती है, व्हिच एक्सटेंड ऑल द वे फ्रॉम। ये रेटिकुलर फॉर्मेशन कहां से एक्सटेंड होता है, कहां तक होता है? सेंट्रल कोर ऑफ द मेडुला थ्रू द पोन्स, ये यहां से गुजरता है, मतलब यानी कि मिड ब्रेन से अराइज होता है, मिड ब्रेन से अराइज होने के बाद मेडुला और पोन्स से गुजरता है। मेडुला और पोन्स हाइंड ब्रेन के पार्ट है, तो कुछ बुक में ये हाइंड ब्रेन का पार्ट कहा जाता है, तो ये उससे गुजरता है। अब यहाँ पे देखें, ये आप ब्रेन देख रहे हैं, इस ब्रेन के अंदर ये वाला पार्ट है पोन्स, ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये है मिड ब्रेन। अब ये जो मिड ब्रेन है इससे ये गुजरता है, ये वाली, ये रात देख रहे हैं आप, ये, इसको हम कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन ये अंदर से सेंट्रल, ये मॉर्फोलॉजिकली नहीं देख सकते, ये देख सकते हैं आप एनाटॉमिकली। रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये सेरिबलम है, हाइंड ब्रेन का पार्ट। लेकिन हमने अभी पढ़ा है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का ये पोर्शन है, ये मिड ब्रेन। अब इससे कनेक्ट है ये वाला, अंदर से आप देख रहे हैं एक राड, ये है रेटिकुलर फॉर्मेशन। अब ये रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है वो ये मैसेजेस इससे आती हैं, तो ये कुछ मैसेजेस को इग्नोर कर देता है, कुछ को रियलाइज करता है कि किसको ब्रेन के तरफ जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। जो भी इंपल्स आ रही हैं उनको उनके अंदर से स्पाइनल कार्ड से उनको देखता है कि कौन सी किधर जानी चाहिए इंफॉर्मेशन। ये मिड ब्रेन से हो रही है रेटिकुलर फॉर्मेशन की मदद से। रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से रिले करके मैसेज को आगे भेजता है, और इसी तरीके से ब्रेन के अंदर जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस हवाले से हुआ। रेटिकुलर फॉर्मेशन प्ले रोल इन स्लीपिंग, इसके अलावा ये स्लीपिंग और अरोयल और इमोशंस, मस्कुलर टोन, कंटेन मूवमेंट एंड रेफ्लेक्सेस। रेफ्लेक्सेस को, हमारी बॉडी की कुछ मूवमेंट को कंट्रोल भी करता है, यानी कि इस हवाले से भी इसका कुछ काम है। और इसके अलावा
हाइंड ब्रेन है लास्ट पोर्शन, कोशिश करते हैं ये पढ़ लें, बाकी नेक्स्ट क्लास में। हाइंड ब्रेन आखिरी वाला पोर्शन, ये आपकी बॉडी का कितना परसेंट है? 15% है। और इस 15% में 3 पार्ट्स होते हैं खास करके। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेडुला, पोन्स एंड सेरिबेलम। तीनों पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। सब